महाराज वीर का विवाह महारानी चंद्रमुखी से हुआ था। विवाह के बाद महारानी के बाल किसी कारण धीरे धीरे झड़ने लगे थे, जिसकी वजह से वो आधी गंजी सी हो रही थी। हे भगवान, हम क्या करें? दिन पर दिन हमारे बाल झड़ते ही जा रहे हैं। कहीं हम गंजी ना हो जाएं। हम क्या करें? इन बालों को कैसे रोकें? तभी महारानी की एक दासी हाथ में पानी का गिलास लिए उनके पास आ रही थी, जिसके बाल बहुत ही घने और लंबे थे, जो कि महारानी से भी सुंदर लग रही थी। ये देख महारानी को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने लंबे घने बालों के साथ हमारे सामने आने की? ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? मेरे तो बचपन से ऐसे ही बाल हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? हाँ, तुमसे गलती नहीं, अपराध हुआ है। और वो अपराध ये है कि तुम हमारे सामने इतने लंबे बालों में आई हो। तुम ये सब करके हमें क्या बताना चाहती हो कि हम गंजी हैं? हमारे सर पर बाल नहीं है? हमें नीचा दिखाना चाहती हो? ये आप क्या कह रही है महारानी? हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। सच में हमें माफ कर दीजिए महारानी। अपराध तुमने किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। महारानी एक सैनिक के हाथ से तलवार छीनकर दासी के लंबे बाल काट देती है और कहती है, हमारी बात ध्यान से सुनिए। आज के बाद हमारे सामने कोई भी लंबे बालों वाली स्त्री नहीं आएगी। अगर कोई स्त्री लंबे बालों के साथ इस महल में या राज्य में नजर आई तो उसके बाल के साथ उसकी गर्दन भी काट देंगे। महारानी की बात से पूरे राज्य में दहशत फैल जाती है। जब ये बात महाराज को पता चलती है तो महाराज महारानी से कहते हैं, हम ये सब क्या सुन रहे हैं महारानी? हमने सुना है आपने महल और राज्य की सभी स्त्रियों को गंजी होने के लिए आदेश दिया है। आखिर ये सब किस लिए? महाराज, आप हमारी पीड़ा के बारे में नहीं जानते। हम कितने परेशान रहते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे हम गंजे होते जा रहे हैं। हर प्रकार की औषधि आजमा कर देख ली, लेकिन हम दिन पर दिन गंजे होते जा रहे हैं। अब और कोई स्त्री के लंबे बालों को हम देखते हैं तो हमें बहुत पीड़ा महसूस होती है। लेकिन महारानी, ये उचित नहीं है। क्या आप हमारे इन बालों को झड़ने से रोक सकते हैं? नहीं। तो हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। ठीक है, अगर ये करके आपकी पीड़ा कम होती है तो आप कीजिए, लेकिन इसकी वजह से आप किसी और को हानि नहीं पहुंचाएंगी। ठीक है महाराज। महारानी को ये विश्वास था कि उनके सर पर बाल हो या ना हो, महाराज उन्हें हमेशा प्रेम करते रहेंगे। वहीं एक बार महाराज जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी उनकी नजर काले घने लंबे बालों वाली एक कन्या पर पड़ती है। वो अपने सुंदर बालों को बहुत ही प्यार से संवार रही थी। तभी महाराज वीर प्रताप अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, ये कन्या कौन है? हमें इससे बात करनी है। इसे यहाँ बुलाया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री महाराज के आदेश पर उस कन्या के पास जाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से चली जाती है और घने जंगलों के बीच वो गुम हो जाती है। अरे, वो कन्या अभी तो यहीं थी, अब कहाँ गई? अब महाराज मुझे बहुत डांटेंगे। मंत्री अपना मुंह लटकाए वापस आता है और महाराज से कहता है, माफी चाहते हैं महाराज, लेकिन वो कन्या अचानक हमारी आंखों से ओझल हो गई। हमने बहुत तलाश किया, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। अरे मंत्री जी, ये आपने क्या कर दिया? हमें उस कन्या से मिलना है, किसी भी कीमत पर। उस कन्या के काले घने बाल से ही महाराज उस कन्या की छवि अपने मन में बसा लेते हैं। हालांकि उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन वो उसकी एक झलक पाने के लिए रोज उसी स्थान पर जाया करते। एक दिन प्रतीक्षा करते करते महाराज एक पेड़ के किनारे सो जाते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज उनके कानों में गूंजती है, तो मैं कौन छू? आया सो करी रहा छू। आप कौन हैं और आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं गुजराती नहीं जानता।
क्षमा कीजिए, लेकिन आप जो कुछ भी कह रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। તમે हिंदी बोलो छू। मेरा नाम कांता है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से जंगल में घूमते हुए देख रही हूँ। तुम कौन हो और यहाँ रोज रोज क्यों आते हो? मेरा नाम महाराज वीर प्रताप है। मैं इस राज्य का राजा हूँ। आप महाराज हैं तो यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रतीक्षा कर रहे हैं? लेकिन किसकी? एक कन्या है बहुत सुंदर, जिसके लंबे घने बाल हैं। सिर्फ एक बार ही उसकी एक झलक देखी थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो न जाने कहाँ गायब हो गई। मैं उसे एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि वो मुझे कहाँ मिल सकती है? શું બોલે છે ઢીકરા? अगर देखी होती तो जरूर बताती, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। ठीक है, अगर कभी भी आपको वो लड़की नजर आए तो आप उसे हमारे महल ले आना। ठीक छे महाराज। महाराज वहाँ से महल चले जाते हैं, लेकिन हर दिन वो उस लंबे घने बालों वाली लड़की की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। उसकी तलाश में महाराज हमेशा खोए रहते थे। एक दिन महाराज जंगल में उस लड़की की तलाश कर ही रहे थे कि तभी उनके पैर पर एक सांप डस लेता है और महाराज को धीरे धीरे धुंधला नजर आने लगता है। महाराज के सामने एक अजीब सा दृश्य था, जहाँ वही सुंदर लड़की अपने घने बालों से महाराज का इलाज कर रही थी। वो अपने बालों में से कुछ हिस्सा काटकर महाराज के पैर पर बांध देती है और महाराज वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। हम कहाँ हैं? महाराज, आपको होश आ गया? आराम करिए महाराज, आप महल में ही हैं। क्या कहा? हम महल में हैं? लेकिन हम तो जंगल में थे ना? जी महाराज, आप जंगल में ही थे, लेकिन आपका पैर एक विषैले सांप ने डस लिया था। इसके बाद आप बेहोश हो गए थे और हम आपको महल लेकर आए। लेकिन वो लंबे बाल, वो लड़की? कौन लड़की महाराज? बोलिए ना। कुछ नहीं महारानी, आप हमें आराम करने दीजिए। ठीक है महाराज, आप यहाँ आराम करें, हम बाद में आते हैं। महारानी के जाने के बाद महाराज मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, क्या आपने उस लड़की को देखा था? जी नहीं महाराज, जब मैंने आपको देखा था आप वहाँ बेहोश थे, वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन आपके पैर पर कुछ बाल बंधे हुए थे, जिन्हें मैंने खोल दिया और आपको यहाँ महल ले आया। यहाँ आने के बाद वैद्य जी ने बताया कि जिस सांप ने आपके पैर पर काटा था वो कोई मामूली सर्प नहीं था। एक ऐसा सर्प था जिसके कांटे से इंसान कुछ ही क्षण में मर जाता है, लेकिन आपकी जान बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मानो या न मानो, वो कन्या कोई मामूली कन्या नहीं है। अब हमें उससे मिलने की और उत्सुकता है। हम उसे तलाश करके ही रहेंगे। एक दिन महाराज जंगल से गुजरकर एक अजीब से पेड़ के पास आ जाते हैं। तभी उनकी नजर एक स्वामी पर पड़ती है, जो पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। क्या बात है महाराज, आप यहाँ इन जंगलों में क्या कर रहे हैं? नमस्कार स्वामी जी, मैं यहाँ किसी की तलाश में आया हूँ। भला ऐसा क्या है जिसकी तलाश में स्वयं महाराज आए हैं? जी स्वामी जी, मुझे जिसकी तलाश है वो इसी जंगल में रहती है। वो एक सुंदर लंबे घने बालों वाली कन्या है, जिसे मैं बहुत समय से तलाश कर रहा हूँ। महाराज, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी इसमें कोई सहायता कर सकता हूँ क्या? क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? मैं अपनी भीतरी शक्ति के जरिए उसे ढूंढ सकता हूँ। स्वामी जी, हमारी मदद कीजिए, कृपा करके हमें उस कन्या से मिलवा दीजिए। स्वामी अपने दोनों आंखें बंद करके ध्यान लगाता है और कुछ देर बाद आंख खोलकर महाराज से कहता है, महाराज, मुझे पता चल गया है, वो कन्या आपको कहाँ मिलेगी। स्वामी जी बताइए मुझे, वो कन्या कहाँ मिलेगी? मैं बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। वो कन्या नदी के पास ही एक छोटी सी बस्ती में रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी,
मैं उस कन्या से अभी मिलने जाऊंगा। इतना कहकर महाराज तुरंत उस बस्ती के पास जाते हैं जहाँ उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है। अरे महाराज, तमे यहाँ? आप तो वही है जो कुछ दिन पहले मुझे जंगल में मिली थी। हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन तमे यहाँ शू करी रहा छू? अम्मा जी, मैं यहाँ उसी कन्या की तलाश में आया हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मुझे बताया गया है कि वो कन्या यहीं ही रहती है। सारू छे, तमने वो मिली कि नहीं? अब तक तो नहीं, लेकिन अब मिल जाएगी। भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वही लड़की महाराज के सामने आ जाती है, जिसकी तलाश में महाराज यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तुम तो वही हो। आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारी ही तलाश में यहाँ आया हूँ। मेरी तलाश में? लेकिन क्यों? याद करो, आज से कुछ दिन पहले तुमने मेरी जान बचाई थी जब एक सर्प ने मुझे डस लिया था। लेकिन हम आपको जानते नहीं हैं और ना ही हमने किसी की जान बचाई है। आप शायद किसी और की तलाश में हैं। नहीं, हमें अच्छे से याद है कि वो आप ही हैं। आपको मालूम भी है कि हम कौन हैं? हम इस कबीले के सरदार की पुत्री है और यहाँ की राजकुमारी है। आपकी सुंदरता को देखकर तो कोई भी कह सकता है कि आप बेशक एक राजकुमारी ही हैं। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी एक झलक देखकर ही हम तुम्हारे दीवाने हो गए थे। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम भी है मैं कौन हूँ? मैं इस राज्य का महाराज हूँ। आप चाहे महाराज हो या कोई आम नागरिक, हम चाहकर भी आपसे विवाह नहीं कर सकते। ऐसी क्या बात है जो आप हमसे विवाह नहीं कर सकती? हमें बताइए, भला एक राजा के विवाह के प्रस्ताव को ना कहने के पीछे कोई खास वजह है आपके पास? हाँ, वजह है। असल में इस कबीले का ये असूल है कि कबीले की लड़की कबीले के बाहर किसी भी पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और हम वैसे भी कबीले के सरदार की बेटी है, यानी कि हम कबीले की राजकुमारी हैं। हम ऐसा अंधविश्वास नहीं मानते। हम बस तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप हमसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको हमें एक वचन देना होगा। कैसा वचन? यही कि इस विवाह के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे और ना ही हमारे कबीले में आप किसी को अपने महाराज होने का सच बताएंगे। ठीक है, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। महाराज मधु की शर्त मान लेते हैं और वापस महल जाकर महारानी से कहते हैं, हमारा बहुत दिनों से दूसरे राज्यों का दौरा करने का मन हो रहा है। मैं कुछ दिन बाहर घूम कर आना चाहता हूँ। ऐसी बात है तो महाराज, हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर चलते हैं। कोई क्षण भी साथ गुजार लेंगे। नहीं महारानी, हम नहीं चाहते वहां जाकर आपको कोई भी परेशानी हो, और हम एकांत में ही कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। इसलिए आप यहाँ रहकर बाकी काम संभालें। हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। ठीक है महाराज, जैसा आपको उचित लगे। आप अपने जाने की तैयारी करें, हम आपका इंतजार करेंगे। अच्छा हुआ हमने महारानी को अपने साथ जाने से मना कर दिया। अगर महारानी भी हमारे साथ जाने के लिए राजी हो जाती तो हम अपनी मधु से विवाह नहीं कर पाते, और वो इसी विवाह के लिए कभी राजी भी नहीं होगी। अब हम उस सुंदर कन्या के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। अगले ही दिन महाराज अकेले राज्य से बाहर नदी के पास वाले कबीले में एक साधारण मनुष्य के रूप में पहुंच जाते हैं और मधु के किए वादे के अनुसार उससे विवाह कर लेते हैं और किसी को अपनी पहचान भी नहीं बताते हैं। काफी समय राज्य से बाहर कबीले में रहने के बाद महारानी को महाराज की काफी चिंता सताने लगती है और वो अपने मंत्री से महाराज के बारे में पूछती रहती है। मंत्री जी, महाराज को गए हुए अब काफी समय बीत गया है, लेकिन अभी तक महाराज वापस नहीं आए। आप उन तक हमारा संदेश पहुंचा दीजिए और उन्हें जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहिए। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। मंत्री को मालूम था कि महाराज दूसरा विवाह करके एक कबीले में रह रहे हैं और वो चोरी छिपे महाराज से मिलने के लिए जाता है।
और महारानी का संदेश महाराज को देते हुए कहता है। मंत्री जी, आज अचानक इतनी जल्दबाजी में आपने हमें यहाँ ऐसे क्यों बुलाया है? हमने आपको कहा था ना, किसी को भी हमारे अस्तित्व के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी ने आपको हमसे यहाँ मिलते हुए देख लिया तो सबको शक हो जाएगा। हमें माफ कीजिए महाराज, दरअसल बात ही ऐसी थी कि हमें बहुत जल्दबाजी में आपके पास मिलने आना पड़ा। ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी है, बताइए मंत्री जी। महल और राज्यों में सब कुशल मंगल तो है ना? महारानी कैसी है? महाराज, राज्य में तो सब ठीक है, लेकिन महारानी आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रही हैं। आपको गए हुए महल से बहुत समय हो गया है, इसलिए उन्होंने हमें आपको वापस आने के लिए संदेश देने के लिए भेजा है। वैसे महारानी की चिंता व्यर्थ नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। पर क्या करें, हमारा कर्तव्य और राज्य दोनों से हम पीछे नहीं हट सकते। हम कल ही महल वापस लौटेंगे। ठीक है महाराज, हम महारानी को आपका संदेश दे देते हैं। आज्ञा चाहता हूँ महाराज। मंत्री जी वहाँ से महल की ओर वापस लौट जाते हैं, लेकिन मंत्री इस बात से बेखबर था कि उनके पीछे महारानी का एक गुप्तचर उन पर नजर रखा हुआ है, जो महल जाकर महारानी को जंगल में रह रहे महाराज के बारे में बताता है और महारानी को काले घने बालों वाली उस कन्या के बारे में पता चल जाता है, जो महाराज की अब दूसरी पत्नी भी थी। तो ये बात है, यानी कि महाराज और उनका मंत्री हमसे आज तक झूठ बोलते आए हैं कि महाराज दूसरे राज्य में गए हैं, लेकिन वो तो दूसरा विवाह करके हमारी सौतन के साथ आनंद ले रहे हैं। हम उनकी इस खुशी को ज्यादा समय तक नहीं रहने देंगे। अब देखना महाराज, हमसे छल करके आपने जो तकलीफ हमें दी है, अब उसका बदला तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। महारानी महाराज से बहुत ही नाराज थी और अगले ही दिन महाराज महल वापस आ जाते हैं, लेकिन महारानी ऐसे पेश आती है जैसे उन्हें कुछ नहीं मालूम। आ गए महाराज, बहुत समय लग गया आपको वापस आने में। जी महारानी, वो जगह ही ऐसी थी कि वापस आने का जी ही नहीं कर रहा था। हाँ, आपके चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप हमेशा के लिए वहीं रहना चाहते थे। जी महारानी, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं ना। ऐसा लग रहा है जैसे बस आपका शरीर वापस आया है, आत्मा और दिल वहीं छोड़ आए हैं आप। आज ये आप कैसी बातें कर रही हैं महारानी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत कीजिए महाराज, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। आज आप आराम कीजिए, बहुत दूर से आए हैं ना। महारानी वहां से चली जाती है। दूसरी ओर जंगल के उस पार राजकुमारी मधु अपने कक्ष में बैठी महाराज की प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं महाराज कब वापस आएंगे, हमें उनकी बहुत ही चिंता हो रही है। तभी वहां बूढ़ी औरत आ जाती है और मधु से कहती है, केम छो ढीकरी, बहुत खुश नजर आ रही हो। माँ, आप आ गई? कहाँ गई थी? भगवान से तुम्हारी और महाराज की लंबी उम्र की प्रार्थना करने गई थी। माँ, आपको मालूम है महाराज ने मुझसे विवाह किया है? अरे ढीकरी, सुबात बोले छे, ये सब भला मुझे कैसे नहीं मालूम होगा? मैं तेरी माँ हूँ, सब जानती हूँ। फिर आप आई क्यों नहीं? मेरे आने से कोई फायदा भी नहीं था। लेकिन दीकरी, ये बता, क्या तूने महाराज को अपनी सच्चाई बताई है? नहीं माँ, मैंने उन्हें नहीं बताया। तने खबर छे ने, तेरा ये राज महाराज को पता चलना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें नहीं पता चला तो तुम दोनों के रिश्ते में दरार आ सकती है। माँ, बस उसी दिन का इंतजार है। अब जब वो वापस आएंगे, मैं उन्हें अपने इस राज के बारे में बता दूंगी। भगवान तुम्हें महाराज को ये सब सच बताने की शक्ति दे। दूसरी ओर महल में महाराज रात के समय जब सब सो जाते हैं, महारानी अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल जाती है और मधु के घर पर हमला कर देती है। मैं भी तो देखो महाराज ने किसे हमारे बदले पसंद किया है। कौन है वो अप्सरा? जाओ उसे बाहर लेकर आओ। महारानी के आदेश पर कुछ सैनिक राजकुमारी मधु को घर के अंदर से बंदी बनाकर बाहर लेकर आते हैं। उसकी सुंदरता और लंबे बाल देखकर महारानी हैरान हो जाती है
और ईर्ष्या भाव से कहती है, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। तभी तो जिस महाराज ने विवाह के 10 साल तक भी किसी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा, वो अचानक से एक जंगल में रहने वाली स्त्री के प्रेम में कैसे पड़ गए। कौन है आप और हमें यूं बंदी क्यों बनाया गया है? हमसे पूछ रही हो कि हम कौन हैं? हम हैं इस राज्य की महारानी, जिनके पति को तुमने इस लंबे घने बालों के जाल में फंसाकर उनसे विवाह कर लिया है। अच्छा, तो आप हैं महारानी। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने महाराज को अपने प्रेम जाल में नहीं फंसाया है। वो खुद हमसे विवाह करना चाहते थे। इसकी जुबान भी इसके बालों की तरह लंबी है। सैनिक, इसके इन केशों को काट दिया जाए। हम भी देखते हैं इसके बाल के जाने के बाद महाराज इसे कैसे अपनाते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। आप जानती नहीं हम कौन हैं। हम एक राजकुमारी है। तुम अगर एक राजकुमारी हो तो हम भी एक महारानी हैं। सैनिकों, काट दो इसके लंबे घने बाल। महारानी के आदेश से राजकुमारी मधु के लंबे बाल काट दिए जाते हैं। बालों के कटते ही मधु बेहोश हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही मधु के बाल थोड़े से कटते हैं, महारानी के सर पर भी उतने ही बाल उग जाते हैं। क्या ये कोई सपना है? मेरे सर पर बाल कहाँ से आ गए? तभी वहाँ कांता यानी कि मधु की माँ आ जाती है और महारानी से कहती है, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मालूम नहीं ये बाल कोई मामूली बाल नहीं बल्कि जादुई बाल हैं। क्या कहा? जादुई बाल? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, ये एक अनोखी कन्या है। इसके बाल हर मर्ज की दवा है। तभी ये इस कबीले की राजकुमारी और देवी समान है। इसके बाल औषधि की तरह काम करते हैं और इसको ये श्राप है कि जो भी इसके बाल हर पूर्णिमा को काटेगा, उसके बाल बढ़ने के साथ इन बालों की जादुई शक्तियाँ भी उसे मिलेगी। ये तो सच में बहुत हैरानी की बात है। अगर ऐसा है तो आज से ये कन्या मेरी बंदी है। सैनिकों, इसे ले चलो, हम इसकी सारी शक्तियाँ हासिल करेंगे। महारानी अपने सैनिकों के साथ मधु को वहाँ से बंदी बनाकर ले जाती है और एक गुफा में उसे कैद कर लेती है। यहाँ महाराज अगली सुबह राजकुमारी मधु से मिलने आते हैं तो उन्हें वहाँ मधु नहीं मिलती। अरे, राजकुमारी मधु कहाँ है? महाराज हर जगह मधु की तलाश करते हैं लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर मधु हमें छोड़कर कहाँ चली गई? महाराज मंत्री जी के जरिए भी मधु को तलाशते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। महाराज रात दिन उसके लिए परेशान होकर धीरे धीरे बीमार हो रहे थे। यहाँ महारानी मधु के बाल हर पूर्णिमा की रात काटकर अपने बाल बढ़ा रही थी। महाराज अब भी उस लंबे बालों वाली राजकुमारी के ख्यालों में खोए हुए हैं। बस कुछ दिन और, मेरे बाल जब और लंबे हो जाएंगे, मैं और सुंदर हो जाऊंगी। तब आप उस लड़की को हमेशा के लिए भूल जाओगे और उसे मैं अपना काम होते ही हमेशा के लिए यहाँ से दूर कर दूंगी। क्या हुआ महारानी? मन ही मन किस बात से मुस्कुरा रही हो? देखिए ना महाराज, हमारे बाल कितने बड़े हो गए हैं। हाँ, ये तो सच में बढ़ गए हैं। लेकिन इतनी जल्दी तुम्हारे बाल कैसे बढ़ गए? वो मैं एक बहुत ही अच्छे वैद्य जी से औषधि ले रही हूँ, उसकी वजह से मेरे बाल वापस आ रहे हैं और ये पहले से भी सुंदर हैं। हाँ, आपने सही कहा। महारानी एक दिन खुद को आईने में देखकर कहती है, अच्छा हुआ हम उस राजकुमारी के पास चले गए और हमने उसके बाल काट दिए, जिसकी वजह से आज हमारे बाल हमें और भी सुंदर तौर पर मिल गए हैं। बस आज रात और फिर उसका खेल खत्म। महारानी की ये बातें मंत्री चुपके से सुन लेता है और महाराज को जाकर बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे पता लगाना ही होगा कि महारानी के मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है। महारानी आधी रात कंबल ढककर अकेले महल से बाहर मधु के पास जाती है और महाराज भी छुपके से उसके पीछे चल देते हैं। आज वो आखिरी रात है जब मैं तेरे इन जादुई बालों को काटकर तेरी सारी शक्तियाँ लेकर और भी सुंदर हो जाऊंगी। देखो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं गर्भवती हूँ, कम से कम मुझ पर नहीं तो मेरे बच्चे पर तरस खाओ। मेरी शक्तियों के जाने के बाद मैं और भी कमजोर हो गई हूँ।
तू और तेरा बच्चा इस दुनिया में बस कुछ ही दिन के लिए है, कुछ ही देर के लिए है। इसके बाद तुम दोनों को मैं इस दुनिया से बहुत दूर भेज दूंगी। रुक जाओ महारानी। महाराज आप यहाँ? महाराज आप आ गए? प्रिय मधु, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है? अच्छा, तो आप अपनी प्रेमिका की तलाश में यहाँ तक आ गए। खैर कोई बात नहीं महाराज, देखिए जरा इस लड़की को, और मुझे मेरे बाल कितने लंबे घने हैं, मैं कितनी सुंदर हूँ, और एक तरफ ये लड़की जो बहुत ही बदसूरत और गंजी है। मैं जानती हूँ आपको इसकी सुंदरता से प्रेम था, अब वो सुंदरता मेरे पास है, तो मैं इसे इस दुनिया और हमारी जिंदगी से बहुत दूर भेजने वाली हूँ। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? सुंदरता के लालच में तुम बहुत स्वार्थी हो गई हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये गर्भवती है? इसके गर्भ में हमारा अंश है और तुम अपने ही खून वंश की जान लेना चाहती हो। महाराज ये बकवास बातें मेरे से नहीं करना। मैं अच्छे से जानती हूँ आप मुझसे छल करके इस लड़की को महारानी बनाना चाहते हैं और मुझे इसकी दासी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आज मैं इसे और इसके बच्चे को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर महारानी अपनी तलवार लेकर मधु की ओर बढ़ती है कि तभी मधु की माँ कांता वहाँ जाती है और कहती है, रुक जाओ कोयल। क्या कहा? कोयल? कौन कोयल? और तुम तो वही औरत हो ना जिसने मुझे इस लड़की के जादुई बालों के बारे में बताया था? माँ, आप तो वही है ना जो मुझे पहले भी 2 बार मिल चुकी हैं? हाँ, मैं आप सभी से मिल चुकी हूँ। अने आज भी आप सभी को एक जरूरी रहस्य बताने के लिए आई हूँ, इन लंबे बालों का रहस्य। रहस्य? कैसा रहस्य? उसके लिए तुम्हें ये देखना होगा। इतना कहकर कांता अपनी शक्तियों से एक चक्र बनाती है जिसमें एक दृश्य नजर आता है जहाँ महाराज, मधु और महारानी थी। ये सब क्या है? इसमें तो हम भी हैं और ये लड़की भी। और हाँ, हम भी हैं, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये आप सबका पिछला जन्म है जहाँ मधु और महारानी बहनें थी और महारानी के लंबे घने बाल थे और मधु के बाल किसी बीमारी की वजह से झड़ चुके थे, लेकिन तब भी कबीले के राजा भानु प्रताप उसे पसंद करते थे। महाराज आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ प्रकृति की सुंदरता देखने आया हूँ। क्या ये जंगल तुम्हारे इलाके के हैं? जी महाराज। तभी वहाँ चंद्रा आ जाती है जिसे महाराज देखते रहते हैं। चंद्रा के सर पर भले ही बाल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रा बहुत सुंदर नजर आती है और महाराज भी चंद्रा को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो कोयल को छोड़कर चंद्रा से बात करने लगते हैं। कैसी हैं आप? हम ठीक है महाराज। आप आज हमारे इलाके में कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चले। महाराज चलिए ना, हम आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप चलिए, हम बस जा ही रहे हैं। ठीक है महाराज। महाराज और चंद्रा दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इस बात से कोयल बहुत चिढ़ती थी। वो अक्सर सोचती थी कि उसकी बहन गंजी होकर भी महाराज को इतनी प्रिय है। एक दिन महाराज अपने विवाह का प्रस्ताव चंद्रा के लिए उसकी माँ के सामने रखते हैं। महाराज ये तो हमारा भाग्य अच्छा है ना कि आप महाराज होकर हमारी डीकरी चंद्रा से विवाह करना चाहते हैं, वो भी इसकी कमजोरी जानते हुए भी। देखिए, हमें आपकी पुत्री की बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि उसके मन की सुंदरता से प्रेम है, इसलिए हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। आपको कोई ऐतराज नहीं? सो बोलू छो महाराज, अने हमें क्या ऐतराज होगा महाराज के साथ अपनी बेटी का लग्न करने में। ठीक है, फिर हम जल्द ही विवाह कर लेंगे। जब ये बात कोयल को पता चलती है वो आग बबूला हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चंद्रा की बच्ची जिसके सर पर बाल भी नहीं है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर भी नहीं है, वो महाराज से शादी नहीं कर सकती। महाराज से शादी सिर्फ मैं करूंगी। महाराज और चंद्रा के विवाह के दिन कोयल चंद्रा को ईर्ष्या भाव से छत से धक्का दे देती है और उसकी जान ले लेती है। महाराज को जब ये पता चलता है तो महाराज कोयल के घने लंबे बाल जिन पर वो घमंड करती थी वो उन्हें कटवा कर
उसे सजाए मौत की सजा दे देते हैं और दोनों बेटियों की मौत के गम में कांता भी मरकर आत्मा बनकर भटकती है। मुझे मधु की पहली झलक से ही ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे हम जन्मों जन्मों के साथी हैं। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस जन्म में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। इस जन्म में मैं भी इस लड़की को अपने और महाराज के बीच नहीं आने दूंगी। महारानी मधु पर हमला करने वाली होती है कि तभी एक जलता हुआ चिराग महारानी के बालों पर गिर जाता है और उसके बालों में आग लग जाती है, जिससे कि वो पूरी तरह से जल जाती है। उसके मरने के बाद कांता की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। चलो मधु, अपने घर चलते हैं। लेकिन मैं इस हाल में आपके साथ नहीं जा सकती। अब मैं पहले जैसी सुंदर नहीं रही। मेरे लंबे बाल नहीं हैं। मुझे तुम्हारे बालों या सुंदरता से प्रेम नहीं है, मुझे तुम्हारी सादगी से प्रेम है और हमेशा रहेगा। महाराज मधु को अपने साथ अपने महल में ले जाते हैं और अपनी होने वाली संतान और अपनी नई महारानी के साथ में एक खुशमय जीवन जीने लगते हैं।